हेलो, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि शोरूम है यामाहा का। वो शोरूम एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। अपने शोरूम के जो मालिकाना हक है, जो एक कंपनी खोली है, कंपनी ने बाद में शोरूम खोला है, तो उस कंपनी के अंदर में मालिकाना हक इन्वेस्टर लोगों को देने का यहाँ पर मौका लेके आ रही है। कंपनी का नाम है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स। तो कहने का मतलब है कंपनी का आईपीओ आ रहा है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का। अब यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे, साथ में ही कंपनी में पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को देखते हुए यहाँ पर कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियल फंडामेंटल रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर बेसिक डिटेल देख लेते हैं पहले आईपीओ से रिलेटेड। सो वो है कि 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी ने फिक्स प्राइस सेट किया 117 का। 1200 का लॉट साइज है, तो आपको एक फाइल के साथ में एक लॉट के साथ साथ अगर लगाते हैं तो 1,40,000 रुपये कम से कम जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी यहाँ पर 12 करोड़ रुपए उठा रही है इस आईपीओ के थ्रू। और यहाँ पे जो कंपनी अपनी वैल्यू लगा रही है वो है 31 करोड़ रुपए। बहुत ही छोटी कंपनी है, जस्ट 2018 के अंदर में शुरू हुई हुई कंपनी है। इसके बाद में इन्होंने बस एक ही शोरूम खोला है अभी। एक शोरूम है, एक सर्विस सेंटर है और एक थोड़ा सा बेसमेंट के अंदर में गाड़ियों खड़ी करने के लिए जगह है। इतना ही इनका पूरा कंपनी है। तो अब यहाँ पर कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। अब आईपीओ के बाद में 61% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली। तो ये काफ़ी थोड़ा सा नेगेटिव व्यू यहाँ पर जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 100% मालिक थे कंपनी के। तो जितना मालिक जो प्रॉफिट कमाने वाले थे या इस जितनी भी गाड़ियाँ बेच बेच के, वहाँ से 100% इनके पास में जा रहा था। बट अब इस आईपीओ के बाद में उनके पास में सिर्फ 100 रुपये का माल बेचेंगे तो सिर्फ, अगर कमाई होगी 100 रुपये की, तो उसमें सिर्फ 60 रुपये उनके पास बचेंगे। 40 रुपये उनको शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेक यहाँ पे कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर में से थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, भरोसा जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेक काफ़ी कम जा रहा है, वो भी एक छोटी कंपनी, क्योंकि 30 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर में ही कंपनी का स्टेक काफ़ी कम हो रहा है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव साइन बन जाता है बहुत ही बड़ा। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपनी को और जानने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो कंपनी बोल रही है कि हमें नए शोरूम्स खोलने हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर में। ये जो शोरूम है ये भी दिल्ली एनसीआर के अंदर में ही है। अब नए शोरूम खोलने वो भी दिल्ली एनसीआर में ही खोलने हैं। और बाकी जो पैसा है वो और पेमेंट भी करना है। जो डेट हमारे ऊपर में हो गया है, कर्जा हो गया है लगभग 9 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए मान के चलो, वो कर्जे को कम करना है थोड़ा बहुत। उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जो कि और हमारा खर्चा है इस साल का, उसको भी चुकाने के लिए हमें 12 करोड़ रुपए की यहाँ पे ज़रूरत है। सो मुझे लगता नहीं है कि कंपनी को 12 करोड़ रुपए में काम हो पाएगा पूरा, बट एक सहारा मिल जाएगा। बट इतने से सहारे के लिए कंपनी 40% शेयर्स अपनी कंपनी के दे रही है, ये एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो कंपनी को अब तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, अच्छी खासी आ रही है। अब एक बार थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी को रीड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो आरएचपी के अंदर में हमें क्या दिखता है। सो कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं उनका नाम है मिस्टर राहुल सानी। अब सानी शोरूम है। जो कंपनी का जो मेन लोगो है वो है सानी ऑटोमोबाइल्स। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सानी ऑटोमोबाइल्स नाम तो खोल लिया है। यामाहा की बाइकें ये लोग बेचते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देख पाएंगे तो इनके पास में यामाहा के टू व्हीलर्स ये बेचते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे टू व्हीलर्स जो स्कूटी होती है, बाइक होती है, वो दोनों ही इंक्लूडेड है इसके अंदर में। अगर इनकी हम वेबसाइट को चेक करते हैं तो यहाँ पर इनको दोनों ही इंक्लूडेड यहाँ पे आपको मिलेंगी। राइट, ये शोरूम है। अब पॉइंट की बात यहाँ पर आती है, अलग और चीज़ों की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई केस वगैरह टैक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं, क्योंकि 2018 में कंपनी खुली है, तो कहाँ से केस वेस अभी बनना ही शुरू नहीं होंगे इनके ऊपर। तो दूसरा, कंपनी के ऊपर में कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी की इस बात की आएगी, कंपनी छोटी कंपनी है तो इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं है अभी भी। कंपनी के पास में जो भी शोरूम्स हैं, सर्विस सेंटर है, जो बेसमेंट है, वर्कशॉप्स हैं, वो सब की सब लीज पर हैं। कुछ भी कंपनी का खुद का ओन नहीं है। और उनको इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए साल का लगभग 4 लाख रुपए किराया पे करना पड़ता है दिल्ली एनसीआर के अंदर में। अब 4 लाख रुपए तो कम से कम गए ही गए। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी जो सानी ऑटोमोबाइल्स नाम यूज़ करती है वो लोगो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, और वो ऑब्जेक्ट भी हो गया है। क्लास 35 के अंदर में ऑब्जेक्ट हो चुका है। सानी ऑटोमोबाइल्स नाम जो 35 की क्लास है, ट्रेडमार्क्स के अंदर में बहुत अलग अलग क्लासेज होती हैं कि कौन सी पर्टिकुलर क्लास के अंदर में आपको नाम रजिस्टर करवाना है।
तो इनका जो ट्रेडमार्क क्लास 35 के अंदर में जो वर्ड मार्क है वो एक्सेप्ट और एडवर्टाइज हो चुका है, तो यहाँ पर अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट जो ये लोगो है क्लास 35 में एक्सेप्ट नहीं हो पाया, ऑब्जेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के पास में यहाँ पर 8 एम्प्लॉयज ही हैं टोटल मिला के। 8 एम्प्लॉयज के अंदर में 4 तो सीधे ही चले गए फाइनेंशियल लीगल वाले, और एक चला गया HR एडमिन, सेल्स एंड मार्केटिंग और ऑपरेशंस वाले बचे हैं। तो यहाँ पे 4 बंदे हैं जो काम करें। इसके साथ में कंपनी बोल रही कि वो डेली वेजेस के ऊपर में भी लोगों को रखते हैं बेसिक काम करने के लिए, लीनियर वर्क्स को करने के लिए। अब यहाँ पे काम की चीज़ें और कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए हमें एक बार बैलेंस शीट को एक बार नज़र डालनी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं यहाँ पर, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कंपनी की जो पूरी बैलेंस शीट की साइज़ है वो 14.5 करोड़ की है, जिसमें से सिर्फ इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया ही है। बाकी जितना भी पैसा है पूरी पूरी बैलेंस शीट के अंदर में वो पूरा उधारी का पैसा है। अब ये जो पूरा पैसा लगा हुआ है वो पूरा पैसा लगा हुआ कहाँ है, एक तो 3.5 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए के आसपास तो लगे हुए इन्वेंट्री, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ऑफकोर्स यामा की गाड़ियाँ बेचते हैं, यामा की 2 व्हीलर्स बेचते हैं, यामा की 2 व्हीलर्स का यहाँ पे इनके पास में पड़ा है माल, इन्वेंट्री पड़ी है। बाकी जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में दे रखा है। बट द थिंग इज की कंपनी की 14 करोड़ की तो कंपनी, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस किसको दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर एडवांस कंपनी को दे रखा है और माल लेने के लिए तो वो समझ में आता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस टू अदर्स। अभी अदर्स कौन है, राइट है, तो ये थोड़ा सा संदेह यहाँ पर पैदा हो जाता है कि ये अदर्स कौन। अगर क्योंकि कंपनी स्पेयर पार्ट से भी माल पैसा कमाती है, अदर इनकम कमाती है, बट अदर्स कौन है ये समझ के बाहर हो गया है। नेक्स्ट अगर अब इनको दूसरी चीज़ों को अगर चेक करते हैं तो और तो बैलेंस शीट के अंदर में कुछ है भी नहीं, जान बची भी नहीं है। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अगर इनके हम P&L स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो यहाँ पर पिछले साल कंपनी ने 29 फरवरी 2024 तक कंपनी ने 16 करोड़ की गाड़ियाँ बेच दी थी, 16.5 करोड़ की। तो टोटल मिला के अदर इनकम जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो भी बेचे हैं, सर्विस वगैरह सब कुछ मिला के 17 करोड़ 23 लाख रुपए कंपनी ने कमाए हैं। अब इसमें से खर्चा जो हो गया वो 13 करोड़ 92 लाख का हो गया है, लगभग 14 करोड़ रुपए का। इसके बाद में चेंजेस इन इन्वेंट्री, माल एक्स्ट्रा आ गया है कंपनी के पास में अभी भी बचा हुआ पिछले साल का, तो वो है 1 करोड़ 23 लाख का। टोटल जो खर्चा हो गया वो है 15 करोड़ रुपए का। तो 17 करोड़ 23 लाख का माल बिका, 15 करोड़ का खर्चा हो गया, जिसके पीछे बाद में पैसे बच गए कितने, ये बच गए 2 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो फाइनेंस कॉस्ट है 90 लाख रुपए तो कंपनी ने जो टैक्स है, सॉरी टैक्स का इंटरेस्ट जो है वो पे किया है 90 लाख रुपए। तो अब थोड़ा बहुत कंपनी इस साल चुका देगी, लगभग कितना चुकाने की बात कर रही है, 4.5 करोड़ रुपए के आसपास में चुकाने की बात कर रही है। तो यहाँ पे 45 लाख रुपए के आसपास में कंपनी की बचत आफ्टर दी IPO होने के चांसेस हैं, जितना कंपनी के ऊपर में लोन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन अदर एक्सपेंसेस कैटेगरी में 1 करोड़ 34 लाख रुपए, क्योंकि शोरूम्स के अंदर खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि 15 करोड़ रुपए कंपनी का खर्चा हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अदर एक्सपेंसेस जो सेक्शन है उसमें 2023 के अंदर में अदर एक्सपेंसेस 1 करोड़ 60 लाख के आसपास कवर, बट यहाँ पर सेल 17 करोड़ के आसपास की हुई है, तो अदर एक्सपेंसेस भी यहाँ पर कम हुए हैं। ओके, वो भी कोई इश्यू वाली बात है नहीं वैसे। अब करंट टैक्स लग चुका है और पीछे बच गए हैं 1.5 करोड़ रुपया। ओके फाइन। अब यहाँ पे कैश फ्लो को एक बार चेक कर लेते हैं, कैश फ्लो के अंदर में पैसा हाथ में कुछ बचा है या नहीं बचा है। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि 89 लाख रुपीज़ कंपनी के कैश फ्लो से गए हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर हाथ में जब कंपनी का कुछ भी नहीं बचता तो कंपनी को काम तो रोज़मर्रा का करना पड़ेगा, रोज़मर्रा का काम करना पड़ेगा तो कंपनी को फिर अलग से लोन लेना पड़ेगा। तो अलग से फिर लोन लेना पड़ता है तो फिर कंपनी का अगेन इंटरेस्ट लाइबिलिटी बढ़ जाती है, और यही केस अब तक होता आया है, जिसकी वजह से कंपनी का लोन जो है वो रेगुलरली बढ़ता ही चलता आ रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर ट्रेड रिसीवेबल नाम की चीज़ तो बहुत ही कम होने के चांसेस, और वही चीज़ कंपनी की बैलेंस शीट में भी दिखती है कि कंपनी के कुछ खास ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर नहीं है। क्योंकि माल गाड़ी तो तभी बिकेगी ना जब पैसा पेमेंट आप कर दोगे, तभी तो 2 व्हीलर बिकेगा। तो यहाँ पे फिर भी 46 लाख के ट्रेड रिसीवेबल्स बन गए हैं। कंपनी इतना लोन मतलब फालतू में गाड़ियाँ बांट रही है। तो अब चलो, अब पूरा कंपनी को अगर हम लोगों ने देख लिया है अच्छे से, अब कंपनी बोल रही है कि हमारा और आज के दिन में कोई भी शोरूम नाम की कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड नहीं है, तो हमारे टाइप का कोई काम करने वाली कंपनी है नहीं।
तो हमको कंपेयर करने के लिए आपके पास में कोई भी दूसरी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो हम किसी के साथ कंपेयर कर नहीं पाएंगे। बट स्टिल हम लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग पी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 की कमाई की है कंपनी ने, तो यहाँ पर लगभग 20 का कंपनी का पी रेशियो आता है। और पी रेशियो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 12 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है, 3 करोड़ तो 15, सो यहाँ पे 2 का पीबी रेशियो निकल के आता है। सो 20 पी और 2 पीबी। बट कमाई तो ठीक है, बट इतनी अच्छी भी कमाई नहीं है, और वैल्यू भी कुछ ज़्यादा लगाई, क्योंकि वैल्यू तो कंपनी में है ही नहीं, राइट। वैल्यू है कहाँ कंपनी में? कंपनी में तो सारा का जितना भी माल पड़ा हुआ है वो सारा का सारा माल जो है वो उधारी का पड़ा हुआ है, तो वो तो उनको चुकाना पड़ेगा। और 1 साल तक अगर तुम माल रखे रखोगे और कुछ भी नहीं कमाई करोगे तो फिर वो तो आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो यहाँ पर कंपनी में पीबी रेशियो तो कुछ है ही नहीं। इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे हैं उसके बाद में कुछ ना कुछ वहाँ पे आएगा, राइट। तो आज के दिन तो कंपनी के अंदर में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट थिंग कि कंपनी का अगर बात किया जाए रेवेन्यू के हिसाब से, तो रेवेन्यू के अंदर में भी अभी देखा जाए तो ठीक ठाक गाड़ियां बिक रही हैं। कंपनी का एक ही शोरूम है, नया शोरूम कंपनी खोल लेगी तो वहां से भी कंपनी का सेल जो है बढ़ने की उम्मीद है। तो दैट इज गोना बी एन अनदर डील। बट पॉइंट की बात बस इतनी चाहिए कि पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी के पास में आज के दिन एसेट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शोरूम है, वो भी उधारी का है। टाई अप है यामाहा के साथ में, तो वहाँ से कुछ गाड़ियाँ वगैरह उठा ली हैं और अब नए शोरूम्स खोलने की आगे उम्मीद है। तो यहाँ पर अगर मैनेजमेंट मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मैनेजमेंट इज़ लुकिंग गुड, सो आई थिंक ये पकड़ सकता है। बट वैल्यू आज के हिसाब से, जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है उसके हिसाब से कंपनी ने अपनी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा लगा ली है, 30 करोड़ रुपए। दूसरा कंपनी के यहाँ पे जो प्रमोटर लोग हैं वो अच्छा खासा स्टेक बेच रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा नेगेटिव साइन बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि शोरूम्स के अंदर में, आपको इस शोरूम के अंदर में भरोसा है कि यामाहा की गाड़ियाँ बिकेंगी, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा, और मार्जिन्स बहुत कम रहते हैं यूजुअली। तो अगर आपको लगता है कि ये शोरूम आगे छलांग पकड़ेगा, एनसीआर के अंदर में नया नाम बनाएगा, तो आप इस कंपनी में 30 करोड़ रुपए के ऊपर में पैसा लगा सकते हैं। फ्यूचर में मेरे को इस कंपनी के शेयर्स और भी सस्ते में मिलते हुए दिख सकते हैं, देयर आर चांसेस, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है इसके अंदर में, जिसकी वजह से शेयर प्राइस और नीचे आ सकता है, देयर आर चांसेस। बाकी फ्यूचर में, अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत छोटी है तो आपको एक बार को जंप देखने को मिल सकता है, देयर आर चांसेस दैट ऑल्सो, 2 चांसेस और ऑल्सो देयर, बट स्टिल पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव थोड़ी ज़्यादा है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको चांसेस कम है, बट फिर भी उछाल देखने को मिल सकता है। बट लॉन्गर टर्म्स के अंदर में आगे हमें इसको दोबारा फिर से स्टडी करना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट्स को आने वाले वक्त के अंदर में, उसके बाद में लॉन्ग टर्म का हम व्यू बना सकते हैं। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के लें और रिसर्च करके ही डिसीजन लें। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।